देखिए आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहा जा रहा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है। क्या शून्य एक, बताओ है या नहीं है? शून्य परमेय संख्या है। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? हाँ है ना। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर परमेय संख्या है तो उसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और p और q के जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो पहला क्वेश्चन, ये प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या 0 एक परमेय संख्या है। हाँ 0 एक परमेय संख्या है। पहले लिख दो हाँ शून्य, शून्य मतलब 0 एक परमेय संख्या है। अच्छा तो कह रहे हैं क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। p बटा q का रूप, p बटा q का रूप क्या होगा? जैसे ऊपर आप लिख दीजिए 0, ठीक है, और बटे के नीचे कुछ भी लिख दीजिए। बटे के नीचे 1 से 0 नहीं लिखना है, बटे के नीचे 0 नहीं लिखना है, बाकी आप कुछ भी लिख दीजिए। क्योंकि बटे के नीचे 0 क्यों नहीं लिखा जाता है? बटे के नीचे 0 क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि जब बटे के नीचे 0 आ जाता है तो फिर वो अपरिभाषित हो जाता है। किसी भी संख्या को 0 से भाग देना संभव नहीं है। अगर भाग दोगे तो वो आता रहता है, बार बार अनंत आ जाता है ना। तो इसलिए बटे के नीचे 0 नहीं लिखना है। उसके अलावा आप कुछ भी लिख दीजिए, चाहे 1 लिखो, चाहे 2 लिखो, चाहे 10 लिखो, चाहे 100 लिखो, चाहे 1 लाख लिखो, भाग देने पर आएगा क्या? 0 ही आएगा। बटे के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस बटे के ऊपर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्या लिख दें? कुछ भी लिख दीजिए, एक ही लिख दीजिए। ये तो 0 ही है, परमेय संख्या हो गया। ठीक, अच्छा तो यहाँ पर एक बात और, क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू नॉट इक्वल 0, बाकी कुछ भी लिख दीजिए, हो गया। यहाँ p बराबर हमने क्या ले रखा है? 0 और q बराबर कितना ले रखा है? 1, ठीक है। बाकी एक नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। ये हो गया पहला। अच्छा दूसरा देखो क्या कह रहा है, बस इसमें इतना ही करना था। दूसरा आपसे पूछ रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4, 3 और 4, इसके बीच में कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ठीक है करते हैं। पहली संख्या, पहली संख्या 1/2, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 3 + 4, सही है ना। अब क्या करोगे? 1/2 और 4 3 7, और जब इसका गुणा करोगे तो 7 एकम बटा 2, पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 1/2, इसमें जो आपको पहला दिया गया है वो लिख लीजिए 3 प्लस, और इसमें जो दूसरा ये आया है 7/2। अब बताओ ये 1/2 और इसका 2 तिया, सबको आ गया ना, समझ में आता है ना। 2 तिया 6 प्लस 7/2, ये हो गया बराबर 1 देखो 6 और 7 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, और 13 एकम 13, और बटे में 2 दूना, ये दूसरी संख्या हो गई। और इसके बाद यहां से लिख देते हैं तीसरी संख्या 1/2, और ब्रैकेट में पहले तो 3 लिखो और फिर प्लस लगाओ, फिर क्या लिखोगे? 13/4। तो 1/2, 4 तिया प्लस बटा 4, 1/2, 13 12/4, 25 एकम 4 दूनी। चौथी संख्या 1/2, और पहले 3
प्लस 1/2, 8 तिरिक प्लस 25/8। अच्छा 25 और 24 जोड़ोगे कितना होगा? 49। 49 एक कम 49 और बटा 8 दूनी 16। समझ में आया? इसके बाद यहां से कर देते हैं पांचवी। कितनी संख्याएं ज्ञात करनी थी? पांचवी संख्या 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस, अब क्या लिखोगे? 49/16। 1/2 16 तिया प्लस 49/16 16 दूना और इसे जोड़ दो कितना हो जाएगा? 97। और 97 एक कम 97 यही रहेगा। इसके बाद छठवीं 1/3 प्लस 32 तिया 96 प्लस 97/32 1/2 जोड़ो 7 6 13 9 9 18 और 1 19। अच्छा चलो ब्रैकेट में ही लिख देते हैं बटा 32। तो 193 का 1 से गुणा होगा यही होगा और 32 दूना 64। ये आ गई छठी संख्या। इस तरीके से जितनी संख्याएं चाहे उतना, अगर सातवीं याद करना है तो फिर से ये ले लेंगे, ऐसे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो जितना चाहे उतना ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये हल हो जाता है। इसे आप लोग नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा जा रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या 1/, ब्रैकेट में 3/5 प्लस 4/5 1/2 बटे में 5 लिखिए। हर समान है ना? तो हर जब समान है तो इसको जोड़ना आसान है। बटे में 5 लिख दीजिए, ऊपर 3 प्लस 4 1/2 4 3 7/5 7 एक कम 5 दूनी, ये पहली आ गई। दूसरी संख्या 1/2 ब्रैकेट में 3/5 ये 3/5 लिख दिया और फिर ये जो आया है 7/10 1/2 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, सबको पता है ना? एलसीएम सबको पता चल चुका है। 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, क्योंकि 10 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा तो 10 हो गया। 5 का पहाड़ा पढ़ो 10 आ जाए। 5 दूनी 10 दो बार पढ़ा तो 2 से गुणा करेंगे किसमें? 3 में। ये हमने गुणा करके एक बार दिखा दिया। और फिर उसके बाद 10 का पहाड़ा पढ़ो 10 आ जाए। यहाँ बटे में 10 है तो 10 का पहाड़ा पढ़ो 10 आ जाए। 10 एक कम एक बार तो 1 गुणा 7 1/2 3 दूनी 7 एक कम बटा 10। अच्छा 7 6 13 एक कम 7 6 13 और 13 का 1 भी गुणा होगा तो 13 एक कम 13 हो जाएगा और ये 10 दूना 20। ये दूसरी संख्या आ गई। ठीक है, अब इसके बाद 1/2 3/5 पहले लिखो, फिर उसके बाद 13/20 यहाँ लिखो 1/2 20 और 5 का एलसीएम 20 होगा तो बटे में 20। 5 का पहाड़ा पढ़ो 20 आ जाए। 5 चौक 20 4 आया तो 4 का गुणा किसमें होगा? 3 में। तो 4 तिया 12। 20 का पहाड़ा पढ़ो 20 आ जाए, क्योंकि यहाँ बटे में 20 एक कम 20 तो 1 का 13 में गुणा होगा तो 13। अच्छा 13 और 12 25 25/20 तो 25 एक कम और 20 दूना 40। तीसरी आ गई। और इसके बाद
हाँ, कट तो रहा है, कट तो रहा है, आप काट सकते हैं, ठीक है, काट भी सकते हैं इसे। जैसे आप काट सकते हैं तो काट दीजिए 5×25, और चाहे यहीं काट दीजिए और चाहे यहाँ ला के काट दीजिए। 5×8 तो 5/8 लिख दीजिए, ठीक है। हाँ, इसे सरल करके आप लिख सकते हैं कि कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो ऐसे लिख देंगे तो सही है, कोई गलती नहीं माना जाएगा वहां पर। चौथी संख्या 1/2, यहाँ क्या लिखोगे? 3/5 बस। 8×5 जोड़ना नहीं, एलसीएम लेना है। 8 और 5 का एलसीएम 40 होगा। क्या होगा? तो बटे के नीचे लिख दीजिए 40। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 40 आ जाए। 5×8 40, 5×8 8 आया ना, 5×8 40, 8 बार पढ़े हो तो 5×8 40, तो 8 का गुणा किस में होगा? 3 में, जो ऊपर लिखा है। तो 8×3 24 प्लस, अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 40 आ जाए। 8×5 40, 5 आया तो 5 का ऊपर जो 5 लिखा है इसमें गुणा कर दो, तो 5×25, 1/2, 25 और 24 49/40, गुणा कर दो। गुणा जब करोगे 49/80 ये हो गया। ये चौथी संख्या आ गई। और इसके बाद 1/2 ब्रैकेट में 3/5 प्लस 49/80, 1/2, 80 और 5 का एलसीएम 80 ही होगा। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 80 आ जाए। कितनी बार? 16×5 80 होता है ना, 16×5 80, तो 5 16 हम 80, तो 16 आएगा। 16 का गुणा 3 में होगा, तो 16×3 48, यहाँ लिख दो। प्लस अब 80 का पहाड़ा तो 1 ही आएगा, तो 1 का 49 में गुणा तो 49 ही होगा। 1/2, इसे जोड़ो, 49 और 48 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 97 एकम 97, 80 दूना ये हो गया। समझ में आया? इसे नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दिया गया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दें। कारण भी बताना है, केवल सत्य असत्य नहीं बताना है, ये भी बताना है कि क्यों सत्य है या क्यों असत्य है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका हल लिखते हैं, और पहले का हल लिखेंगे सबसे पहले। देखो पहला क्या कह रहा है, पहले में कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? ये बात सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3, ये प्राकृतिक संख्या स्टार्ट हो रही है 1 से। और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाएगा, और ये 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाएगा। 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे चला जाएगा, तो होती है ना। तो ये पहला जो इसमें आपको दिया गया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। ये क्या है? सत्य। कारण, कारण कारण क्या लिखोगे? होती है तो होती है, कारण क्या लिखें? कारण में लिख दीजिए, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं के समूह में सम्मिलित
वो हमें दिख रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह में सम्मिलित है। पूर्ण संख्या में एक एक्स्ट्रा आ गया है 0, बाकी तो सब वही है ना। इसके बाद दूसरा देखो क्या कह रहा है। दूसरे में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? 0, 1, 2, 3, ये धनात्मक, -1, -2, -3 ये ऋणात्मक, यही तो है, ये इधर है। तो देखो ये पूर्णांक है, हमसे कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? देखो 0 से लेकर के 1, 2, 3 ये जितने भी धनात्मक पूर्णांक है 0 से लेकर के, ये सब तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये ऋणात्मक वाले ये तो पूर्ण संख्या नहीं है ना, क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक ही होती हैं, लेकिन इसमें तो ऋणात्मक भी है। तो ये सत्य है या असत? असत। इसको लिख दीजिए असत है। कारण, कारण में क्या लिखोगे? क्योंकि देखो ये जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक हैं इनमें से कोई भी पूर्ण संख्याओं के समूह में नहीं आता है। तो आप ये लिख दीजिए क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के समूह में नहीं होता है, या ये कह दीजिए कि पूर्ण संख्याएं केवल धनात्मक होती हैं और पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है, या केवल ये कह दीजिए कि -1 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। एक कारण दे दीजिए, जैसे एक ही अगर गलत साबित करने के लिए काफी है। हम कहते हैं -1 पूर्ण संख्या पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या, तो ये भी तो कारण हो गया असत्य होने का, ये भी तो हो गया। तो यहां लिख दीजिए क्योंकि -1 पूर्णांक है जबकि पूर्ण संख्या नहीं है। बस कारण समझ में आ रहा है ना सबको, क्यों नहीं है? पूर्णांक, सभी पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहने के लिए जरूरी है कि जितने भी पूर्णांक हैं वो सब पूर्ण संख्या होने चाहिए, लेकिन इसमें तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नहीं है ना। अच्छा, इसके बाद तीसरा पढ़ो। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या में पूर्णांक भी होता है ना, और बटे वाला भी होता है, लेकिन हमसे कह रहे हैं प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण, ये है संभव? नहीं, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, ये गलत है। जैसे कि पूर्ण संख्या तो हमारा यही है ना, लेकिन जो परमेय है उसमें माइनस वाला भी आ जाता है, बटे वाला भी आ जाता है, इस तरीके से P/Q का रूप। ठीक, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये क्या है? असत्य है, और कारण लिख देंगे क्योंकि, कोई एक ही उदाहरण में दे दीजिए। क्योंकि यही लिख दीजिए -1 परमेय संख्या है, या लिख दीजिए क्योंकि 1/2 परमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। बस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों का जवाब हो गया। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज खत्म हो गई।